दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जुमेरात का दिन इजराइल और नेतन्याहू के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि जुमेरात के दिन ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद दुनिया के 128 देशों में नेतन्याहू को यात्रा करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने अब भी से ही यह कहना शुरू कर दिया है कि नेतन्याहू अगर हमारे देश में आएंगे तो हम उनको फौरन ही गिरफ्तार कर लेंगे। नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट पर भी चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक खास एजेंडावादी शख्स को हिजबुल्लाह के लोगों ने मार गिराया है, जहां तक कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल में भारी गोलाबारी कर रहा है। इजराइल के बंदरगाह और इजराइल के एयरबेस हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। लगातार हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग चल रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है कि वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यानी इजराइल चाह रहा है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन लेबनान और लेबनान का हिजबुल्लाह बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि सीज फायर हो। चाहता है कि जिस तरह से जंग लड़ना चाहते हो आओ और जंग लड़ लो। ये तो कुछ भी नहीं है। जिस वक्त अमेरिका के नए नए जायनिस्ट राजदूत माने जा रहे हैं, एम्बेसडर हैं, वो इजराइल का फेवर लेने वाले हैं, वो इजराइल का पक्ष लेने वाले हैं, जैसे ही वो इजराइल पहुंचते हैं, नहारिया में एक इजरायली शख्स की हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में मौत हो जाती है। यानी कि सब कुछ अपशगुन हो रहा है इजराइल के भीतर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम के लिए लाए गए प्रस्ताव पर वीटो जारी करके प्रस्ताव को रोक दिया है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, उससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक बिल्कुल हिल गए हैं और यहां कोहराम मच गया है कि आखिर अब नेतन्याहू बाबू और योआव गैलेंट का होगा तो होगा क्या, और अमेरिका कहां कहां तक मदद करेगा। क्योंकि यूरोप के कई देशों में अमेरिका को लेकर विरोध चल रहा है। एक विरोध के सुर वहां सुनाई दे रहे हैं जो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। नेटो देशों के बीच भी काफी मतभेद है। अमेरिका के चक्कर में वो कई जगह पर अपनी लुटिया डूबे रहे हैं और इस वजह से नेटो के देशों में तो इतना ऐलान सुनाई दे रहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देशों में जाते हैं तो नेतन्याहू का बचना मुश्किल है, योआव गैलेंट का बचना मुश्किल है। लेकिन अगर आईसीसी का जिक्र करें तो 124 सदस्य देश ऐसे हैं जहां आईसीसी की चलती है, जो आईसीसी के अंडर में आते हैं, न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। और अगर उन 124 देशों में नेतन्याहू और योआव गैलेंट कदम रखते हैं तो वहां उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा आईसीसी का रूल कहता है। इजराइल ने आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती देने की कोशिश की, क्योंकि वो आईसीसी का सदस्य नहीं है। लेकिन आईसीसी ने इनकी अपील को, इनकी याचिका को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, यानी इनकी अर्जी को इन्हीं के मुंह पर दे मारा। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही आईसीसी के अंडर में इजराइल ना आता हो, लेकिन फलस्तीन के इलाके हैं वो तो आईसीसी के अंडर में आता है। इसलिए नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि वो अपने देश के भीतर तो घिरते ही जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब वो बदनामे जमाना हो गए हैं। आईसीसी ने यह भी कहा है कि नेतन्याहू और योआव गैलेंट ने गाजा के भीतर भुखमरी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम है, युद्ध अपराध है। इन लोगों ने जानबूझकर लेबनान के लोगों पर भोजन, पानी, हेल्थ ट्रीटमेंट, मेडिकल और यहां तक कि तमाम तरह की सहूलियात को इन लोगों ने जानबूझकर वहां नहीं पहुंचने दिया, उन्हें वंचित किए रखा, जिसके वजह से उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। यानी भुखमरी, गरीबी, बेतहाशा और लाइलाज वो मारे जा रहे हैं। इन सब मामलों में नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी का बयान आया है। गौर करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू और योआव गैलेंट के अलावा हमास के लीडर मोहम्मद देफ के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इजराइल उन्हें मारने का दावा करता है कि वो उनको मार चुका है। तो अब हमास के लीडरों पर से तो यह खतरा खत्म हो गया, लेकिन यह खतरा अभी भी नेतन्याहू और योआव गैलेंट के ऊपर बरकरार है। गौर करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू तो अभी भी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन योआव गैलेंट पूर्व हो चुके हैं। यानी कुछ दिनों पहले ही बात है जब नेतन्याहू ने योआव गैलेंट को रक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया था। अब रक्षा मंत्री भी बदल गया, अब रक्षा मंत्री नेतन्याहू का फेवर वाला आ गया। लेकिन जो क्राइम इन लोगों ने गाजा के भीतर किया है, वो उस क्राइम से
इनका पीछा नहीं छूट रहा। पर गौर करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू के दफ्तर ने इस पूरे मामले को, इस पूरे वारंट को यहूदी विरोधी करार दिया है। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ऑर्डर इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने से नहीं रोक सकता। नेतन्याहू के दफ्तर ने करीम खान को भी यहूदी विरोधी करार दिया, जो इस मामले में केस लड़ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भी बयान सामने आया है, जिसने आईसीसी के फैसले का विरोध किया है। यहां तक कि जो इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले जो वकील है, वहां के प्रोसिक्यूटर करीम खान, उनके खिलाफ भी इन लोगों ने जहर उगला है और उन्हें भी यहूदी विरोधी करार दिया है। अमेरिका ने इजराइल की अपनी रक्षा का समर्थन किया है कि इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे। वो नहीं मानता कि गाजा में किसी तरह का युद्ध अपराध हुआ है, क्योंकि बाकायदा अमेरिकी सीनेट में इजराइल को बचाने के लिए आईसीसी के आदेश को रोकने की एक कोशिश की जा रही है और वहां पर एक कानून लाने की कोशिश हो रही है ताकि आईसीसी के फैसले को रोका जा सके। इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के तौर पर पहचाने जाने वाले इतमार बेन-गवीर का भी बयान सामने आया है। बेन-गवीर ने आईसीसी के फैसले को यहूदी विरोधी करार दिया और कहा कि अदालत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि यह पूरी तरह से यहूदी विरोधी है। इसके अलावा परिवहन मंत्री मीरी रेगेवे ने वारंट को कानूनी मूर्खता करार दिया है। यानी इनके नजर में कानून के जरिए सुनाए गए किसी भी फैसले को मूर्खता करार दे जाना बहुत आसान हो चुका है। ये कानून और अदालतों से काफी ऊपर हैं, इनके ऊपर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। पर दिक्कत शुरू ये होती है कि जो अब तक इजराइल को अपना समर्थन देते आ रहे थे, या जिन लोगों ने अब समर्थन देना बंद कर दिया है, जो कल तक इजराइल के करीबी, अमेरिका के करीबी माने जा रहे थे, उन लोगों की तरफ से अब बयान सामने आने लगा है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार होने से नहीं रोकेंगे, बल्कि गिरफ्तार कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिस देश में मौजूद है उसका नाम है नीदरलैंड, और नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर नेतन्याहू उसके देश में आते हैं तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। योआव गैलेंट को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट ने द टेलीग्राफ के हवाले से नीदरलैंड के विदेश मंत्री का बयान छापा है और इसमें बताया है कि अगर नेतन्याहू या योआव गैलेंट नीदरलैंड में एंटर करने का कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के एक इतिहासकार हैं जो लेबनान में गए थे घूमने के लिए। उनका एक ही काम हुआ करता था, वो हर इलाकों को घूम घूम कहते थे लेबनान के कि ये भी इजराइल है, ये भी इजराइल है, जहां खड़े हैं वो भी इजराइल है, जहां देख रहे हैं वो भी इजराइल है, जहां जहां उनकी नजरें जा रही हैं सब का सब इजराइल है। यहां तक कि पूरे के पूरे लेबनान को वो इजराइल का इलाका बताने लगे कि सब तो इजराइल ही है जनाब। लेकिन इसी बीच पता यह चलता है कि वो इजरायली सेना का वर्दी धारण करके वो आनंद ले रहे थे कथित इजरायली इलाकों का, लेकिन हिजबुल्लाह के इलाकों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और वो वहीं मारे गए। यानी जितना वो इतिहास बांच रहे थे वो खुद ही इतिहास में शामिल हो गए, वो खुद ही मारे गए। और बाद में इजराइल की मीडिया ने यह भी कहना शुरू किया कि ये जो जनाब थे ना, जो जगह जगह जाकर के कह रहे थे कि ये सब इजराइल का इलाका है, वो अवैध रूप से उस इलाके में गए थे। वहां आईडीएफ ने परमिशन नहीं दी थी जाने के लिए कि वो लेबनानी इलाके में जाएं, लेकिन वो घूम घूम कर दौरा कर रहे थे और ऐसा दौरा करते रहे कि कब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनको मार गिराया इजरायली सेना को ही अंदाजा नहीं लगा। इनकी उम्र 70 साल थी और इनका नाम था जीव एलिंच, और ये उत्तरी कमान से इजाजत लिए बगैर ही सेना के साथ लेबनान में दाखिल हो गए। पर यह सवाल है कि क्या सेना के साथ कोई शख्स, इजराइल का शख्स, सिर्फ घूमने के नाते जा सकता है? ले तो गए होंगे अपने एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि आएगा, वहां किताबें लिखेगा, वहां से अखबार छापेगा, उसके आर्टिकल निकलेंगे और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होगी, इजराइल के लोग खुश होंगे, नेतन्याहू के समर्थक खुश होंगे, दुनिया भर में नेतन्याहू के चाहने वाले जो हैं वो खूब फूफा फूफा जीजा जीजा कह करके नेतन्याहू को याद करेंगे। लेकिन होता ठीक उल्टा है। लड़ाई के दौरान, जंग के मैदान में इसी एजेंडावादी शख्स को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ
हिजबुल्लाह ने बहुत ही भारी भरकम हमला इस वक्त इजराइल की धरती पर करना शुरू कर दिया है। दिन भर की अगर उसकी रिपोर्ट को देखी जाए तो उसने इजराइल के बंदरगाहों से लेकर के एयरबेस और मिलिट्री बेस सबको निशाना बनाया है। हर जगह उसने हमला किया, रॉकेटों को बौछार की और एक नागरिक की भी मौत हो गई। कब्जे वाली इजरायली फोर्स पर भी उसने हमला किया, जबरदस्त तरीके से हमला किया। लेकिन हिजबुल्लाह ने अब भी तक इनके एक भी सैनिक को दाखिल नहीं होने दिया कि वो जमीनी ऑपरेशन करते हुए लेबनान की सीमा के भीतर घुस जाएं। एक भी गांव पर ये कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। भले ही आसमान के जरिए ये बम गिरा दें, लेकिन सेना अगर घुसने की कोशिश करती है तो घुस नहीं पा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह इनका कड़ाई से डटकर सामना कर रहा है और इनको सीधे मौत की नींद सुला दे रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मिस 900 ड्रोन को हवा में मार करने वाली मिसाइल के जरिए पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। उस हर्मिस 900 ड्रोन को अपने इलाके में घूमने नहीं दिया, वो उसे पीछे हटना पड़ा। हिजबुल्लाह ने सुबह 6 बजे अपना ऑपरेशन जब शुरू किया, हाइफा के नवल अड्डे को निशाना बनाया, जहां भारी भरकम मिसाइल और पनडुब्बियां तैनात हैं। उन इलाकों को उसने हमले का निशाना बनाया। यानी इजराइल को कहीं से भी चैन नहीं मिल रहा है। उसके अपने नागरिक भी मारे जा रहे हैं, उसके अपने सैनिक भी लगातार मारे जा रहे हैं। इजराइल बस यही दिखाता रहता है कि नहीं हमारा कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले की खबर आई थी कि लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ने के दौरान इजराइल के 2 सैनिक मारे गए। कभी रोज 1 सैनिक मारे जा रहे हैं, कभी 2 सैनिक मारे जा रहे हैं, कभी 4 मारे जा रहे हैं, कभी तो ऐसा भी होता है कि इजराइल के सेना के अफसर मारे जाते हैं। यानी मारे रोज जा रहे हैं। भले ही उसके बदले में दर्जन भर ये आम लोगों को मार करके चले आए, लेकिन हिजबुल्लाह का सामना करने में अभी भी ये कोसों दूर है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने बुध के रोज संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि बिना शर्त ही फौरन गाजा में जंगबंदी कर दी जाए, सीज फायर कर दी जाए। लेकिन अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया, और वीटो करने वाला इसके बिल के विरोध में अगर कोई था, प्रस्ताव के विरोध में, तो सिर्फ तनहा अमेरिका ही था जिसने अपने वीटो पावर का यूज करते हुए इस प्रस्ताव को आने से रोक दिया। वो चाहता है कि बंधकों की रिहाई का भी जिक्र इस बिल में होना चाहिए, तब जाकर के वो इसका समर्थन करेगा, और जब तक रिहाई नहीं होगी वो इसका समर्थन नहीं करेगा। वो बार बार इजराइल के जरिए खुद की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करता है और कहता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, हम उसके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। खैर, ये इनकी मक्कारी है जो बार बार इजराइल के समर्थन के लिए कूद कर आ जाते हैं। अब चूंकि जो बाइडेन की विदाई तय है, अभी तक ऑफिशियली तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभाली नहीं है। अब कुर्सी संभालने के बाद पता चलेगा कि आखिर इजराइल और गाजा के बीच में जंग शांत होता है कि नहीं, यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग शांत होता है कि नहीं, ये तमाम चीजें देखनी बाकी रहेंगी। लेकिन जो बाइडेन जाते जाते पूरी दुनिया में आग लगाकर जाना चाहता है। रूस और यूक्रेन के मामले में भी परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बारे में हम आपको बाद में डिटेल से बता देंगे। लेकिन गाजा और हमास के बीच में जंग इतना जल्दी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। और गौर किया जाए तो गाजा में अब तक 44,056 फलस्तीनी मारे गए हैं, ऐसा सरकारी डेटा के हिसाब से कहा जा रहा है, जो कि आंकड़ा लाखों में है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान के भीतर भी 3,558 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। पर सवाल यह है कि गाजा और इजराइल के बीच में जंग कब खत्म होगा, कब सीज फायर होगा? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि जब अमेरिका चाहेगा तब गाजा में और यूक्रेन में दोनों जगहों से जंग खत्म हो जाएगी। रूस भी जंग खत्म कर देगा और इजराइल भी जंग खत्म कर देगा। नेतन्याहू झुककर उसी दिन सीज फायर का ऐलान कर देगा जिस दिन अमेरिका ने नजरें टेढ़ी कर ली और कह दिया कि काम खत्म, कोई हथियार नहीं जाएगा, अब तुम्हारी मदद नहीं होगी, जंग खत्म। उस दिन जंग के खात्मे का ऐलान करने के लिए नेतन्याहू को मजबूर होना पड़ेगा। पर बात वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथ में लाठी होगी उसके हाथ में भैंस होगा, जिसके हाथ में हथियार होगा उसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया होगी। अमेरिका यही बार बार साबित करने की कोशिश करता है कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, चाहे यूक्रेन के जरिए रूस को दबा दिया जाए या फिर इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट में अपने कब्जे को
जायज ठहराया जाए। इजराइल तो बस एक मुहरा है, असल जंग तो अमेरिका लड़ रहा है गजा में। फिलहाल क्या कहेंगे नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवेक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप जरूर से जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।